हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी के इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। सभी साथी जल्दी से क्लास ज्वाइन कर लेंगे और आपको पता होना चाहिए कि अभी हम लोग जो है बायोलॉजी पढ़ाई कर रहे हैं और बायोलॉजी के अंदर जीव जनन कैसे करते हैं ये चैप्टर जो है अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और उसका एक काफी ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जहां से प्रत्येक साल क्वेश्चन आते हैं वैसे तो हम लोग पूरा पढ़ रहे हैं, लेकिन आज का जो क्लास है वो काफी ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए सीखने समझने की कोशिश करेंगे, एक एक चीज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। शुरू करते हैं। जितने भी लोग अगर अभी तक एलजीआर स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मिल जाएगा। और एलजीआर स्टडी ऐप के ऊपर आपको क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सभी विषय का वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, वीवीए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, क्विक रिवीजन नोट, मॉडल पेपर, क्लास नोट और ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल ही फ्री में यहाँ पर आपको मिलेगा। तो आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा जो लोग डाउनलोड नहीं किए हैं तो। और अगर आपको डाउनलोड पहले कीजिए, जब डाउनलोड जरूर कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको लगे कि नहीं ये मेरे काम का नहीं, तो डिलीट कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। ठीक है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है ये ऐप। और आपको बताने कि ये सारा का सारा टॉपिक हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं, तो जो सब टॉपिक पढ़ाई कर चुके हैं उससे क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग जो है आगे बढ़ने वाले हैं। तो डायरेक्ट चलते हैं हम लोग। एकल, यहाँ पर आपका टॉपिक आ ही चुका है। यही टॉपिक हम लोग अभी क्या करने वाले हैं तो पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं टॉपिक क्या है, एकल जीवों में प्रजनन की विधि। जीव जनन कैसे करते हैं ये चैप्टर हम लोग शुरू किए थे। उसमें हम लोग देखे थे कि जनन क्या है, जीवों के लिए जनन महत्वपूर्ण क्यों है। इसी के साथ हम लोग जनन के प्रकार देखे थे। दो प्रकार के जनन हम लोगों ने देखा था मुख्य रूप से, लैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में नर और मादा का होना आवश्यक होता है। उसमें हम लोग अभी तक डिटेल नहीं देखे, लेकिन शॉर्ट पर देखे थे, डिटेल आगे देखेंगे। और जो अलैंगिक जनन होता है जिसमें कुछ ऐसे जीव हैं जिसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती, एकल जीव होते हैं। एकल जीव का मतलब वह जीव जिसमें जनन के लिए नर और मादा का कोई आवश्यकता नहीं है। अकेले जीव क्या करते हैं, अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं, उसको कहते हैं एकल जीव। लेकिन मनुष्य क्या है, एकल जीव नहीं है। मनुष्य को अपने जैसे बच्चे को जन्म देने के लिए नर और मादा का जरूरत पड़ता है। तो आज हम लोग एकल जीव के प्रजनन की विधि के बारे में बात करेंगे, यानी कि सीधा सीधा समझ लीजिए अलैंगिक जनन के अलग अलग विधि के बारे में बात करेंगे। और अलैंगिक जनन मुख्य रूप से 6 आपको पढ़ाई करने हैं। अलैंगिक जनन के कितने विधि पढ़ाई करने हैं, 6 विधि आप लोगों को पढ़ाई करने हैं। तो चलिए सभी 6 विधि को एक एक करके हम लोग सीखने समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला आपका आएगा विखंडन। क्या आएगा, विखंडन। ठीक है, तो विखंडन क्या है इसके बारे में बात करेंगे। विखंडन मुख्य रूप से वह विधि है, मतलब प्रजनन की वह विधि है जिस विधि में कोई भी एकल कोशिका क्या होती है, विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक कोशिका में जो है टूट जाती है। और जो टुकड़ा है वो एक फिर से एक नए जीव का जो है एक नए जीव में विकसित हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं विखंडन। और मुख्य रूप से आपको पता होना चाहिए विखंडन 2 प्रकार के होते हैं। विखंडन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका सीधा सीधा द्विखंडन और एक होता है बहुखंडन। तो आइए हम लोग डिटेल में जानते हैं। सबसे पहला जो आपका विधि है वो है विखंडन। विखंडन क्या है पहले जानिए। एक मातृकोशिका, मातृकोशिका मतलब वह कोशिका जो अपने बच्चे को जन्म देती है, वह कोशिका टूटकर 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, या तो 2 भाग में भी वो टूट सकती है या कई बार देखा गया है ये 2 से अधिक भागों में भी टूटती है। समान अनुजात होगा, यहाँ पर क्या होगा, समान अनुजात कोशिका में को जन्म देती है, अपने ही जैसे अनुजात कोशिका को जन्म देती है। किस विधि से, तो टूट करके। तब इस प्रकार के जनन को विखंडन कहते हैं। तो इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। तो यहाँ पर 2 बात पता चला, कई बार जीव 2 टुकड़ों में टूटते हैं और कई बार 2 से अधिक टुकड़ों में भी क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो यहाँ से ही विखंडन 2 प्रकार के हो जाते हैं। विखंडन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। 2 भाग में टूटेगा तो उसको बोलेंगे द्विखंडन। 2 भाग में टूटेगा तो उसको क्या बोलेंगे, द्विखंडन। और 2 से अधिक भागों में अगर कोई कोशिका टूट रही है तो कहलाएगा बहुखंडन। तो आइए द्विखंडन और बहुखंडन को समझते हैं।
यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आपको क्या याद रखना है कि विखंडन जो होती है वो विखंडन एक कोशिकीय जीवों में होती है, यानी कि वह जीव जिसमें केवल और केवल एक ही कोशिका होता है उस जीव में होती है। याद रहेगा, विखंडन किस जीव में? एक कोशिकीय जीव में, यानी कि एक ही कोशिका वाले जीवों में होती है। दूसरा महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि विखंडन दो प्रकार के होते हैं, जिसमें हम अभी जस्ट बात भी कर रहे थे। पहला है द्विखंडन और दूसरा है बहुखंडन। तो द्विखंडन कब? तो जब कोई भी कोशिका दो भागों में टूटती है, केवल दो भागों में, तो उसको द्विखंडन बोलेंगे। और जब दो से अधिक भागों में टूटेगी तो उसको बहुखंडन बोलेंगे। वैसे आइए हम लोग द्विखंडन और बहुखंडन को डिटेल में जानते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग जस्ट देखे थे, एक होता है द्विखंडन, एक होता है बहुखंडन। तो द्विखंडन सबसे पहले जानिए कि आखिर द्विखंडन क्या है। तो अभी जस्ट बताए थे, जब एक मातृकोशिका, यानी मातृकोशिका, मातृ मतलब मां कोशिका जो बच्चों को जन्म देना चाहती है, तो मातृकोशिका, जब एक मातृकोशिका टूटकर दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, कितने कोशिकाओं में विभाजित होगी? दो कोशिकाओं में, तब इस प्रकार के जनन को द्विखंडन कहते हैं। तब इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं? द्विखंडन कहते हैं। द्विखंडन का उदाहरण आपको कई बार पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा, अमीबा होता है और दूसरा होता है लेशमानिया। पहला तो अमीबा है, दूसरा कौन है? लेशमानिया है। यहाँ पर मैं आपको ये जो लिख करके भी समझा रहा हूँ, क्यों लिख करके समझा रहा हूँ? ताकि आपको नोट जो है अलग से न बनाना पड़े, या फिर अगर मैं जब आपको नोट प्रोवाइड करूँ तो मुझे फिर से नोट को एक्सप्लेन न करना पड़े। मतलब साथ साथ सब कुछ साथ साथ हम लोग लेकर के क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो आपने देख लिया उदाहरण में भी, तो द्विखंडन का उदाहरण पूछेगा तो क्या बोलेंगे? द्विखंडन का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है अमीबा, एंड दूसरा उदाहरण है लेशमानिया। लेशमानिया क्या है? तो ये काला जार के रोगाणु है। काला जार इसी के कारण से होता है। काला जार के रोगाणु आप याद रखेंगे, सीधा सीधा होते हैं ये। अब कई बार पूछा जाता है कि अमीबा का जनन या फिर अमीबा में द्विखंडन चित्र द्वारा समझाएं। तो चलिए समझाते हैं। ये देखिए अमीबा में कैसे जनन होता है, यानी कि किसी भी जीवों में द्विखंडन कैसे होता है वो समझिए। ये था एक अमीबा, ठीक है। अमीबा का जो शेप है, यानी कि आकार जो है कोई फिक्स नहीं होता है, वो एक इसी शेप में होगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि उसका शेप बदलता रहता है। अमीबा का शेप यानी कि आकार क्या होता रहता है? बदलता रहता है। तो सीधा सीधा आप रखेंगे, ये है अमीबा। अब धीरे धीरे क्या, ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है ये केंद्रक कहलाता है। क्या कहलाता है? केंद्रक। अब अमीबा जब परिपक्व हो जाता है, ये अमीबा जब क्या हो जाएगा? परिपक्व हो जाएगा, अपने जैसे संतान को जन्म देने के लायक हो जाता है, तब ये दो भागों में टूटता है। केवल और केवल कितने भाग में? दो भाग में टूटना शुरू होता है। देखिए पहले ये पहला स्थिति है, जहां पर देख सकते हैं कि हल्का वो लंबा होता जा रहा है। अब टूटता है तो याद रखिएगा केंद्रक जो होते हैं ना वो भी दो भागों में टूट जाते हैं। और दूसरा भाग यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरा दृश्य में ऐसा होता है। अब आपको लग रहा होगा कि नहीं यहां से अब टूटने वाला है, ठीक है। इसके बाद तीसरा दृश्य कुछ इस तरह का होता है, जिसमें दो केंद्रक, एक केंद्रक इसमें भी डेवलप हो गया, एक केंद्रक इसमें भी डेवलप हो गया। तो केंद्रक भी बीच से टूट जाते हैं, क्योंकि बिना केंद्रक का संतान यानी कि जनन संभव नहीं है। तो बीच से केंद्रक भी टूट गया, आधा आधा केंद्रक भी दोनों में चला जाता है। और फोर्थ स्टेप तो आप देख ही रहे हैं, ये जो अमीबा है वो दो भागों में पूर्ण रूप से बट चुका है, ठीक है। और ये आपका एक 5 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। कैसे सर जी? देखिए 5 मार्क का क्वेश्चन ये कैसे हो सकता है वो समझिए। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा अमीबा में द्विखंडन को चित्र द्वारा दर्शाएं। क्या बोलेगा? अमीबा में द्विखंडन को चित्र द्वारा दर्शाएं। तो कुछ आपको नहीं करना, ये फिगर बना देना, 5 नंबर आपके पॉकेट में। देखो कितना आसान है, समझ में आ गया चीजें। तो आपने अमीबा में देखा तो द्विखंडन आपने समझ लिया। अब आगे चलते हैं और समझते हैं बहुखंडन। तो बहुखंडन किसे कहते हैं? सर अभी जस्ट बता रहे थे कि जब एक कोशिका बहुत सारे कोशिकाओं में टूट जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे? बहुखंडन बोलेंगे। आइए देखिए बहुखंडन क्या है। जब एक मातृ कोशिका टूटकर बहुत सारे कोशिका में विभाजित हो जाती हैं, तब इस प्रकार के जनन को बहुखंडन कहते हैं। एकदम सटीक डेफिनेशन हमने आप लोगों के लिए बनाया है,
ताकि जो आपके कॉपी चेक करे उसको लगना चाहिए उस टीचर को कि हाँ भाई बच्चों ने लिखा है एंड बच्चों के पास जानकारी है। इसके एग्जाम्पल पूछे जाएंगे कि बताइए बहुखंडन के उदाहरण। तो आप याद रखिएगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? बहुखंडन के उदाहरण है, मतलब प्लाज्मोडियम में बहुखंडन विधि से जनन होता है। अगर इसके फिगर का बात करें तो आप देख सकते हैं ये आसमान से फिगर आ चुकी है। प्लाज्मोडियम में बहुखंडन ये नहीं पूछा जाता है, प्लाज्मोडियम का 9 के बराबर ही पूछा गया है। अमीबा में भी लगा लीजिएगा, अमीबा वाला पूछा जा सकता है और पूछा जाता भी है। इसमें देखिए इस तरह का प्लाज्मोडियम होता है और ये टूट करके बहुत सारे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है और जितना टुकड़ा बना वो सारा का सारा टुकड़ा एक नया प्लाज्मोडियम बनता है, मतलब समझ सकते हैं बातों को। तो ये है आपके प्लाज्मोडियम का कुछ सीन है। आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों ने जो आपका विखंडन जो था वो समझ लिया। विखंडन 2 प्रकार के होते हैं वो भी हम लोगों ने समझ लिया। अब दूसरा विधि पढ़ने वाले हैं जिसको कहते हैं सीधा खंडन। तो सर एक तो पढ़े हैं विखंडन, एक तो क्या पढ़े हैं? विखंडन पढ़े हैं। अब दूसरा पढ़ रहे हैं खंडन। अब पहला जो पढ़े थे विखंडन, इसमें 2 था, एक तो था द्विखंडन, दूसरा था बहुखंडन। तो विखंडन और खंडन में तो कोई ज्यादा अंतर नहीं दिख रहा है, सही बात है। विखंडन में केवल एक वी शब्द ज्यादा जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा कि विखंडन और खंडन में कोई बड़ा अंतर नहीं है। क्या अंतर है समझिएगा। पहली बात, आप यहाँ पर देखे थे कि जो विखंडन होता है ना वो एक कोशिकीय जीवों में होता है। किसमें होता है? एक कोशिकीय जीवों में। अगर आप नाम से देख पा रहे हैं कि एक जैसा है, खंडन और विखंडन दोनों मिलता जुलता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो प्रक्रम भी है वो भी मिलता जुलता होता है। तो अंतर क्या है दोनों में, उस पर एक नजर डालते हैं। पहला अंतर, विखंडन जो है वो एक कोशिकीय जीवों में होगा और खंडन जो है वो बहुकोशिकीय जीवों में होगा। किसमें होगा? बहुकोशिकीय जीवों में। पहला अंतर। दूसरा अंतर क्या है कि जो विखंडन है वो 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें कई बार जीव केवल 2 भागों में बंटते हैं, कई बार बहुत सारे भागों में बंटते हैं। लेकिन यहाँ पर विखंडन के अंदर कितने भागों में बंटते हैं इसका कोई गारंटी नहीं होता है। तो कुछ ये 2 मुख्य अंतर हैं। अब समझिए यहाँ पर विखंडन को। इस प्रक्रिया में बहुकोशिकीय जीव परिपक्व होकर, परिपक्व मतलब उस एज को कहते हैं जिस एज में बच्चों के जन्म देने के लायक हो जाते हैं। ठीक है, जब वो बच्चों को जन्म देने के लायक हो जाते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। मतलब परिपक्व होने के बाद क्या होता है, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। इसके बाद प्रत्येक टुकड़ा एक नया जीव के रूप में विकसित होता है। क्या हुआ? खंडन विधि क्या है? इसमें परिपक्व होने के बाद कोशिका क्या होगी, छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगी और प्रत्येक यानी कि सभी टुकड़ा एक नया जीव के रूप में विकसित होगा। और याद रखने योग्य बात क्या है कि खंडन जो है बहुकोशिकीय जीवों में होता है। किसमें होता है? बहुकोशिकीय जीवों में। अगर इसके एग्जाम्पल पूछे जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है स्पाइरोगाइरा। क्या याद रखिएगा? स्पाइरोगाइरा इसका एकमात्र काफी महत्वपूर्ण उदाहरण है। खंडन पूछेगा कि स्पाइरोगाइरा में किस विधि से प्रजनन होता है, तो सीधा सीधा खंडन विधि से बोलेंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 2 विधि हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अगर कोई समझने में दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं एंड कमेंट में लिख दीजिएगा, हम आपके कमेंट का 100% रिप्लाई करेंगे। वैसे मैं कोशिश करता हूं कि एक बार में आपको चीजें समझ में आ जाए। अगला महत्वपूर्ण 3 नंबर विधि पुनरुद्भवन, या इसी को पुनर्जनन कहते हैं। पुनर्जनन का मतलब होता है फिर से जन्म लेना। पुनर्जनन का मतलब होता है फिर से जन्म लेना। इसमें क्या होता है कि अगर कोई जीव क्षतिग्रस्त हो गया दुर्घटनावश या किसी कारणवश, अगर 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में बट गया, 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में क्या हो गया, बट गया, तो वो टुकड़ा फिर से एक नया जीव के रूप में विकसित हो जाता है। क्या ऐसा मानव में होता है? बोलेंगे नहीं होता है सर। अगर मानव का एक्सीडेंट हो जाए
और वो दो भागों में बट जाए तो फिर ऐसा नहीं होगा कि दोनों टुकड़ा उसका फिर एक नया जीव बन जाएगा, ऐसा मानव में नहीं होता है, क्योंकि पुनर्जनन का गुण मनुष्य यानी कि मानव में नहीं होता है। तो याद रखिएगा, कुछ ऐसे जीव हैं जो अगर किसी कारणवश, दुर्घटनावश, टूट फूट के कारण अगर दो या दो से अधिक भागों में उसको काट भी दिया जाए, अगर आप जानबूझ करके चाकू से उसको अगर आप दो या दो से अधिक टुकड़ों में काट देंगे तो वो जो टुकड़ा है ना वो एक नए जीव के रूप में विकसित होगा और नया जीव बनेगा। इसी प्रक्रिया को हम पुनर्जनन कहते हैं, यानी कि पुनरुद्भवन कहते हैं। सही बात है भाई, टुकड़ों में काट देने के बाद तो लोगों का मौत हो जाता है, लेकिन ये कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें क्या होता है, तो हाँ वो फिर से नया जीव बन जाता है, तो इसको हम कह सकते हैं फिर से जन्म ले लिया, मतलब पुनर्जनन। पुनर्जनन मतलब फिर से जन्म लेना, ठीक है, और उसको पुनरुद्भवन भी कहते हैं। तो हमने क्या लिखा है, हाइड्रा तथा प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए, आप कितना भी टुकड़ा में काट दीजिए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है, फिर से एक पूरा जीव का निर्माण कर देता है। यह प्रकारम नहीं है, ये प्रक्रम है। यह प्रक्रम पुनरुद्भवन या पुनर्जनन कहलाता है। कितना सिंपल है, अगर आप चीजों को देखें, अगर ध्यान से समझाया जाए, ध्यान से बताया जाए तो आप आराम से समझ सकते हैं। तो इसके सर उदाहरण, भाई यहीं पे उदाहरण लिखा हुआ है, हाइड्रा तथा दूसरा है प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन यानी कि पुनर्जनन होता है। क्या पुनर्जनन समझ में आ गया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड चीजों को समझते हैं। उदाहरण हम यहाँ पर फिर से लिख दिए हैं, हाइड्रा और प्लेनेरिया इसके मुख्य उदाहरण हैं। अगर आपको फिगर के रूप में देखना हो तो मैंने आपके लिए फिगर भी लाया है, देख सकते हैं कैसे। ये देखिए यहाँ पर ये एक प्लेनेरिया है, ये क्या है, प्लेनेरिया है। अब इस प्लेनेरिया को क्या किया गया, दूसरा स्थिति में देख सकते हैं कि तीन भागों में काट दिया गया। देख सकते हैं, एक भाग, दो भाग, तीन भाग, तीन भागों में काट दिया गया, या फिर ये खुद भी कई बार कट जाते हैं दुर्घटनाग्रस्त, या फिर परिपक्व होने के बाद ये खुद भी कट जाते हैं, तो कट गया तीन भागों में। तो ऐसा नहीं है कि ये मर जाएगा या तीनों के तीनों भाग सड़ के खत्म हो जाएगा। होता क्या है, इस तीनों भाग से फिर नया जीव देख सकते हैं कि विकसित हो जाता है। फिर नया जीव क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। जैसे आपने छिपकली का देखा होगा, पूंछ कट जाने पर फिर से नया पूंछ आ जाता है, उसी तरह से इसमें भी कुछ गुण पाया जाता है। लेकिन छिपकली का गर्दन काट देंगे ना तो फिर से नया गर्दन नहीं आएगा, याद रखिएगा। तो ऐसा गलती से मत कीजिएगा कि गर्दन काट देंगे तो फिर से नया गर्दन आ जाएगा, नहीं आएगा। पूंछ में ऐसा केवल गुण होता है, लेकिन प्लेनेरिया के सब कुछ में होता है। तो देख सकते हैं, एक प्लेनेरिया तीन भागों में टूट करके तीन प्लेनेरिया का क्या कर चुका है, निर्माण कर चुका है। तो एग्जाम में आपको पूछेगा कि प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन को चित्र द्वारा समझावें, तो यही फिगर आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, एंड आपको मिलेंगे 5 मार्क। समझ सकते हैं कितना सिंपल है। तो आप फिगर देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बिकॉज आप जानते हैं प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इसको आप अच्छा से देख लीजिए, एक बार फिगर बना के देख लीजिएगा। 3 हम लोगों ने पढ़ाई कर लिया। अगला समझते हैं, 4 नंबर पर है मुकुलन, बहुत ही ज्यादा और सबसे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पूछेगा विखंडन से, दूसरा महत्वपूर्ण जो है वो मुकुलन है, मुकुलन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मुकुलन क्या है समझिए। मुकुलन में क्या होता है कि कोई जीव है, ठीक है, कोई जीव क्या होता है, उसमें से एक उभार जैसा उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए, अभी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं भाई, फिगर में देख लीजिए, हाइड्रा का फिगर यहाँ पर आपके पास है। हाइड्रा में मुकुलन विधि से भी जनन होता है, या आप याद रखने की कोशिश करें। तो ये पूरा हाइड्रा था, ये क्या था, पूरा स्थिति 1 में क्या था, ये पूरा हाइड्रा था। इसमें से आप यहाँ पर देख सकते हैं एक छोटा सा उभार, यानी कि आप इसको क्या कर सकते हैं, उभारी कह सकते हैं, जिसको विज्ञान की भाषा में मुकुल कहा गया है। क्या कहा गया है, मुकुल। छोटा सा मुकुल यहाँ पर विकसित हुआ।
ये विकसित होते होते बड़ा रूप धारण कर लिया। देख सकते हैं कि दूसरा कंडीशन में ये जो छोटा सा मुकुल था वो बड़ा रूप धारण कर लिया, और तीसरा कंडीशन में तो आप देख सकते हैं कि एक पूरा का पूरा हाइड्रा बन चुका है ये, ठीक है। तो ये अब क्या होगा, यहां से टूट जाएगा, ठीक है, यहां से टूट जाएगा, और टूट जाने के बाद एक दूसरे हाइड्रा का जो है निर्माण करेगा। यानी कि देख सकते हैं इस तरह से मुकुलन विधि में समझ सकते हैं कि किसी जीव शरीर से एक उभार उत्पन्न होता है, और वो उभार एक नए जीव में परिवर्तित होकर के मूल जीव से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और इस प्रक्रिया से जनन को हम मुकुलन कहते हैं। तो देखिए, अगर आपको लिखना हो एग्जाम के अंदर तो कैसे लिखेंगे, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जनक यानी कि जन्म देने वाले के शरीर पर एक उभार जिसको हम लोग विज्ञान की भाषा में मुकुल कहेंगे, मुकुल विकसित हो जाता है। यह उभार वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है। सही बात देख सकते हैं, वृद्धि करते करते ये नन्हे छोटे जीव में क्या हो गया, बदल गया, तथा जनक के शरीर से, जनक मतलब जिसके शरीर से निकला है उसके शरीर से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है। मतलब ये टूट गया, मान लीजिए यहां से क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, और टूटने के बाद ये स्वतंत्र जीव बन जाता है, उसे मुकुलन कहते हैं। उसे मतलब किसी इस पूरे प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं। समझ में आ गया। अब इसको फिगर के रूप में भी पूछा जा सकता है, पूछेगा हाइड्रा में मुकुलन को चित्र द्वारा दर्शावे, तो आपको दर्शाना पड़ेगा। दर्शा सकते हैं सर, कुछ नहीं है, सिंपल है, एक बना लेंगे ऐसे से, इसको टिक्की उक्की निकाल देंगे, बस हो गया। इसको जो है स्पर्शक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्शक। नाम लिख दीजिएगा तो और ही ज्यादा बेटर माना जाएगा आपका आंसर। ओके, तो 4 हम लोगों ने पढ़ाई किया। अगला पढ़ते हैं कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन भी काफी महत्वपूर्ण है, समझने की कोशिश कीजिएगा। कायिक प्रवर्धन बहुत लॉन्ग टर्म है, एंड ये अभी एक महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, ये केवल और केवल पौधों के लिए होता है, ये जीव के लिए नहीं। कायिक प्रवर्धन के द्वारा जनन केवल पौधों में होता है, जीव में नहीं। किसी भी प्रकार के जीव में कायिक प्रवर्धन से आप नहीं कर सकते हैं जनन। सर क्या होता है कायिक प्रवर्धन, बताइए। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, पौधों के कायिक भाग से, पौधों के किस भाग से, कायिक भाग से। कायिक भाग होता है जड़, तना या पत्ती। इससे क्या होते हैं कि नए पौधे उत्पन्न किए जाते हैं, और इस प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो बोलिएगा, जब पौधे के किसी कायिक भाग में कौन कौन आएगा, जड़ आएगा, तना आएगा, पत्ती से प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रूप से, या तो प्राकृतिक रूप से भी जड़, तना, पत्ता से संतान का उत्पत्ति होता है, नए पौधे का विकास होता है, या कृत्रिम यानी कि आप खुद भी जैसे कलम लगाना आपने सुना होगा, हाइब्रिड सुना होगा, ये सारे के सारे रूप में नया पौधा विकसित होता है। तब इस प्रकार के अलैंगिक जनन को कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। जैसे सर बताइए किसमें कायिक प्रवर्धन होता है, तो आपने देखा होगा कि इख देखे हैं कि नहीं देखे हैं, सर देखे तो हैं। इख को क्या किया, इख के तना को टुकड़ों में काट दिया जाता है, और काट करके मिट्टी के अंदर डाल दिया जाता है। तो उस तना से, किस चीज से, तना से नए नए पौधे विकसित होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इख यानी कि गन्ना के पौधा में तना द्वारा कायिक प्रवर्धन का प्रक्रम किया जाता है। ठीक है, तो आइए और बहुत सारे एग्जाम्पल को लेकर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। नोट में हमने लिख दिया है ताकि आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा तरीका से याद रख सके। पहला याद रखिएगा, शकरकंद आपने सुना है क्या? शकरकंद आपने सुना है, हमें लगता है कि कई सारे बच्चे शकरकंद के बारे में नहीं जानते होंगे। शकरकंद क्या है, याद रखिएगा। शकरकंद कहते हैं स्वीट पोटैटो का नाम सुनेंगे, नहीं सुनेंगे तो अलुआ आप जनरली बोल चाल के भाषा में यूज किया जाता है। आलू के जैसा होता है लेकिन मीठा होता है, आलू के जैसा होता है लेकिन क्या होता है, मीठा होता है, जिसको इंग्लिश में स्वीट पोटैटो कहते हैं। समझ गए होंगे आप लोग, हम जान सकते हैं।
ये जड़ी बूटी के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगर आप अपने मम्मी पापा से या फिर किसी पुराने व्यक्ति से सतावर के बारे में पूछेंगे तो बता देंगे। दहेलिया इत्यादि पौधों में जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो मैं ये क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि अभी जस्ट मैं बताया था कि कायिक प्रवर्धन जो है ना, जड़ से भी हो सकता है, तना से भी हो सकता है, पत्ती से भी हो सकता है। मतलब जड़ से भी कुछ ऐसे पौधे हैं जो जड़ के हेल्प से नए पौधे का जन्म देता है, कुछ ऐसे पौधे हैं जो तना के हेल्प से अपने नए पौधे का जन्म देता है, जैसे कि गन्ना है, गुलाब है, और भी बहुत सारे जो आगे हम लोग देखने वाले हैं। और कुछ तो ऐसे भी पौधे हैं ना भाई, पत्ती से नए पौधे का जन्म दे देता है, जिसका उदाहरण है ब्रायोफिलम। याद रहेगा। आइए जानते हैं क्या है ये। हाँ, तो हम सबसे पहले आपको ये बता रहे हैं कि जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन किस किस पौधे में होता है। तो शकरकंद में, शतावर में, दहेलिया में। ये तीन मुख्य रूप से याद रखेंगे। है बहुत सारे, लेकिन आपके काम का नहीं है। जो आपके काम का है मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा, अब हम लोग समझने वाले कि तना के द्वारा किस किस पौधा में कायिक प्रवर्धन होता है। तो ये इसका लिस्ट लंबा चौड़ा है, लेकिन हमने जो महत्वपूर्ण है उसको केवल लिया है। सबसे पहला, जलकुंभी। जलकुंभी, कुंभी जानते हैं, हरा होता है, जल के अंदर ये विकसित होते हैं। इसमें किसके द्वारा नए पौधे, यानी कि नए पौधे का विकास होता है, तो तना के द्वारा। इसके बाद दूब घास। दूब घास जानते हैं, घास घास टाइप का होता है, दूब होता है, जो बहुत ज्यादा पवित्र भी माना जाता है। आलू सभी लोग जानते हैं। आलू कहेंगे सर, आलू में तो जो कायिक प्रवर्धन है, यानी कि नए पौधे का जनन है, वो मान लीजिए कि कोई आलू था, इस आलू को काट काट करके क्या किया जाता है, खेती में लगाया जाता है, या फिर सीधे अगर मिट्टी में डाल दिया जाता है, तो इससे नए पौधे क्या होते हैं, विकसित होते हैं। तो सर आलू में तो फल के द्वारा हुआ, तो आप बता रहे हैं तना के द्वारा। याद रखिएगा, आलू जो है ना, जो आलू का जो भाग आप खाते हैं वो तना है। वो क्या है, तना है। कई बार आप सोच भी रहे होंगे कि ये तो फल होता है। नहीं, आलू का फल नहीं है ये आलू का जो भाग हम खाते हैं वो फल नहीं खाते, वो क्या खाते हैं, तना खाते हैं। सर आलू का फल कैसा होता है, तो आलू का फल आपने देखा नहीं होगा, लेकिन मैं देखा हूं। जब आलू को छोड़ दीजिएगा बहुत दिनों तक, तो उसमें से सरसों के जैसा फूल निकलता है। किसके जैसा, सरसों के जैसा। और सरसों के जैसा ही फल होता है उसमें, ठीक है। तो वो ऊपर होता है, ऊपर होता है फल इसका, पत्ती में होता है, लेकिन ये तो अंदर होता है ना, तो ये तना है आलू, ठीक है। इसके बाद अदरक जानते हैं, अदरक आदि को कहते हैं। हल्दी, प्याज, लहसुन, केला, नींबू, अंगूर, गन्ना का जस्ट हम लोग बात कर रहे थे, चाय, गुलाब के फूल का अगर टहनी काट के लगा देते होंगे तो आप लोग लग जाता होगा, यानी कि तना से इसका होता है। कैक्टस, ये सारे के सारे तना द्वारा कायिक प्रवर्धन इसमें होते हैं। आदि में तना द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। समझ में आ गया कि ये लिस्ट जरूर याद रखिएगा। मैंने अगर आपको दिया है, बहुत सोच के दिया होगा, और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, इसीलिए हमने इसका पूरा डिस्कशन के साथ आपको बताया। ऐसा नहीं कि आए हम देखते हैं भाई, किसी का हम ये नहीं करते हैं कि आप गलत पढ़ा रहे हैं। हम कहते हैं कि जो भी टीचर पढ़ाते हैं वो अच्छा ही पढ़ाते हैं, लेकिन हम कई टीचर को देखते हैं, आए टॉपिक लिखा, हाँ विखंडन, विखंडन, एक लाइन बोला कि हाँ विखंडन ऐसे 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 होता है, बस हो गया। भाई डिटेल किसको कहते हैं वो जरा दिखाइए बच्चों को, ऐसे 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 तो कोई भी पढ़ लेगा, ठीक है ना। तो मेरा एक ही मकसद है कि मैं जब भी पढ़ाऊंगा तो शुद्ध पढ़ाऊंगा, डिटेल पढ़ाऊंगा, इतना पढ़ाऊंगा कि उस टॉपिक को पढ़ने का जरूरत फिर दोबारा आपको ना पड़े, ठीक है। इसके बाद तीसरा, तीसरा याद रखिएगा, हम लोग बात कर रहे थे इसके बारे में। हाँ, ये जो तीसरा है, पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन किस में होता है। कायिक प्रवर्धन का सीधा सीधा मतलब है कि पत्ती के द्वारा नए पौधे का विकास हो, किसमें, तो ब्रायोफिलम में, जिसका दूसरा नाम अजूबा भी है। तो अगर आपके एग्जाम में ब्रायोफिलम रहे तो वो डालिएगा, अजूबा रहे तो वो, दोनों समझ सकते हैं। मैंने सारे के सारे लिखा है इसलिए ताकि आपका कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। कैसे होता सर, अगर आप सर बता रहे थे अभी इधर कि गुलाब में, चाय में, गन्ना में, अंगूर में, नींबू में, सब में होता है तना के द्वारा, वो तो सर हम जानते हैं कुछ कुछ,
लेकिन इसमें नहीं जानते हैं, जरा बताइए। तो देखिए इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैंने इसका पूरा बड़ा सा फिगर लिया है, आपको आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या पूछा जाएगा कि कलिकाओं के साथ ब्रायोफिल्म की पत्ती का चित्र बनाएं। तो देखिएगा क्या होता है, ये जो पत्ती आपको दिखाई दे रहा है बड़ा वाला, ये ब्रायोफिल्म का पत्ती है। अगर एक परिपक्व ब्रायोफिल्म का पत्ती तोड़ करके आप गीले स्थान पर रख देते हैं, किस स्थान पर, गीला मिट्टी हो, हल्का नमी वाला मिट्टी हो, उस मिट्टी पर अगर आप रख देते हैं तो इसके आगे, यानी कि बीच में नहीं, आगे किनारे किनारे से आपको नया नया पौधा विकसित होता हुआ दिख जाएगा 15 से 17 दिन के अंदर। तो समझ सकते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, पत्ती के द्वारा नए पौधे का विकास हो रहा है, यानी कि नए पौधे का जन्म हो रहा है। तो इसको कहेंगे कि इस ब्रायोफिल्म में पत्ती के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। क्या समझ गया आपने, समझा कि नहीं समझा, सो बताओ एक बार। तो ब्रायोफिल्म में देख लिया आपने किस तरह से कायिक प्रवर्धन होता है। अब बढ़ेंगे हम आगे, एंड आगे के महत्वपूर्ण चीजों को सीखने समझने की कोशिश करेंगे, पूरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब हम एक लास्ट 6 नंबर जनन के बारे में समझने वाले हैं, बीजाणु समासंध। ये क्या होता है सर, बीजाणु समासंध क्या होता है, देखिएगा इसमें क्या होते हैं, बीजाणु होते हैं और इसके तंतु होते हैं। ये जो आपको डंटी की तरह दिखाई दे रहा है इसको तंतु बोलते हैं, और ये जो ऊपर में गोला गोला दिखाई दे रहा है, ये जो गोला गोला वाला भाग दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कहते हैं बीजाणुधानी। क्या कहते हैं, बीजाणुधानी। और इस बीजाणुधानी के अंदर पाए जाते हैं बीजाणु। क्या पाए जाते हैं, बीजाणु पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे ये राइजोपोस है, तो राइजोपोस के अंदर ही बता रहे हैं हम बीजाणु समासंध को। तो इसमें क्या होता है कि बीजाणुधानी जो होता है उसके अंदर बहुत सारे बीजाणु होते हैं, और बीजाणुधानी चारों तरफ से एक लेयर जैसा होता है, थैला के जैसा होता है, जिसके द्वारा बीजाणु का प्रोटेक्शन किया जाता है, मतलब बीजाणु को सुरक्षित रखा जाता है। और जब बीजाणुधानी फट जाता है, मतलब ये जो ऊपर से थैला होता है वो फट जाता है, तो उसके अंदर से जो बीजाणु है वो चारों तरफ ऐसे पूरा फैल जाता है, इधर उधर छिटा जाना समझ सकते हैं आप, वो छिट जाता है। और जहां जहां गिरता है वो वहां पर फिर एक नए राइजोपोस का उत्पत्ति होता है, और इसी तरह के जनन को बीजाणु समासंध कहते हैं। समझ में आ गया। तो कुछ जीवों के तंतुओं के सिरे पर बीजाणुधानी सिरे पर बीजाणुधानी बनाती हैं, जिसमें बीजाणु होते हैं। बीजाणुधानी में क्या होते हैं, बीजाणु होते हैं। जब बीजाणुधानी फटती है, देखो अभी यहाँ पर फटने का सीन दिया गया है ना, फटती हैं तो ये बीजाणु बिखर जाते हैं एवं अंकुरित होना जानते हैं ना, अंकुर जाने के बाद नए नए पौधों को जन्म देती हैं। इसी विधि को हम कहते हैं बीजाणु समासंध। ठीक है, अब क्या होता है उदाहरण पूछेगा तो राइजोपोस याद रखिएगा, राइजोपोस का तो फिगर हमने भी आपको दिखा दिया है। एंड दूसरा है म्यूकस, एक तो राइजोपोस है, दूसरा क्या है, म्यूकस है। याद रहेगा, बोलिए यस सर, याद रहेगा। अब बढ़ते हैं आगे, एंड आगे के महत्वपूर्ण चीजों को हम लोग क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो ये जो 6 आपके अलैंगिक जनन की विधियां थी वो हो गई कंप्लीट। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, तो इस 6 जो आपके चीजें हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं। लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कायिक प्रवर्धन के लाभ क्या हैं, तो समझ में आ रहा है क्या पूछा जाता है। कायिक प्रवर्धन अभी हम लोगों ने देखा था ना कि तना से, जड़ से और पत्ती से कायिक प्रवर्धन होते हैं। देखिए एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग कायिक भाग नहीं है, तो बताइए। तो ए ऑप्शन तना, बी ऑप्शन फल,
सी ऑप्शन आपको दिया गया है पत्ती, एंड जो डी ऑप्शन है वो है जड़। तो बताइएगा कि कायिक भाग कौन सा नहीं है, कायिक भाग कौन सा नहीं है, तना, फल, पत्ती, जड़, इसमें से कौन कायिक भाग नहीं है, मतलब किससे कायिक प्रवर्धन नहीं हो सकता है। तो आप लोग आंसर लिख सकते हैं, कमेंट में आप जरूर आंसर लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं फल, क्योंकि फल से नया जो जन्म है कायिक प्रवर्धन नहीं होता है, तना से होता है, पत्ती से होता है और जड़ से होता है। ओके, तो याद रखिएगा यहाँ पर सब टॉपिक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कायिक प्रवर्धन के लाभ को लिखना है, क्या लिखना है, कायिक प्रवर्धन का क्या लाभ होता है ना, ये लिखना है आपको। तो चलिए जानते हैं कि कायिक प्रवर्धन के क्या लाभ है। पहला, कायिक प्रवर्धन का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण लाभ ये है कि इसमें क्या होता है कि इस विधि से, मतलब कायिक प्रवर्धन से, हम उस पौधों को भी, मतलब उस पौधों को भी बचाए रख सकते हैं, या फिर उस पौधों के जो वंश है उसको बचाए रख सकते हैं जिसका बीज विकसित नहीं होता है, जिसका बीज विकसित नहीं होता है। मान ली कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिसका बीज नहीं होता है, अब बीज नहीं होगा तो फिर नया पौधा कैसे होगा, तो वहां पर काम आता है कायिक प्रवर्धन। तो कायिक प्रवर्धन का पहला लाभ क्या है कि यह बिना बीज वाले पौधे के प्रजनन में भी सहायता करती है। दूसरा इसका लाभ है कि कायिक प्रवर्धन से जो हम पौधे का विकास करते हैं ना, उसमें फल जल्दी आते हैं, एंड उसका क्वालिटी भी अच्छा होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई भी नींबू का, कोई मान लीजिए नींबू का ही पेड़ है, नींबू का पेड़ आप दो तरीका से लगा सकते हैं। एक तो बीज लगा दीजिए, बीज डाल दीजिए कहीं मिट्टी में, बीज से क्या होगी तो पौधे बनेगी, तो आपको ये पौधा मिला बीज से। दूसरा है कि नींबू का टहनी जो है उससे कायिक प्रवर्धन करवा लीजिए। क्या कीजिए, मान लीजिए देखिए कायिक प्रवर्धन नींबू की टहनी में कैसे करवाया जाता है। ये मान लीजिए कि नींबू का टहनी था, ठीक है। अब आप इसमें क्या कीजिए, इसको छील दीजिए, छीलना जानते हैं ना आप, ब्लेड से या फिर चाकू से हल्का इतना दूर क्या कीजिए, छील दीजिए चारों साइड। छीलने के बाद आप इसमें मिट्टी से इसको पूरा ढक दीजिए, मिट्टी से पूरा ढक दीजिए, चारों साइड से मिट्टी से ढक दीजिए, और उस पर क्या कीजिए, पन्नी बांध दीजिए, गीला मिट्टी होना चाहिए, पन्नी पन्नी बांध दीजिए। अब आप देखिएगा कि 15 से 20 दिन के बाद यहाँ जो मिट्टी था वहां पर जड़ बन चुके हैं, बहुत सारे जड़, बहुत सारे जड़ का विकास हो जाएगा, ठीक है, जड़ का विकास हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, यहाँ से काट दीजिए, ये था उधर पौधा से कनेक्ट था, काट दीजिए। अब ये आपका पौधा हो गया, अब इसको आप जहां भी मन है वहां लगा दीजिए। तो ये वाला जो प्रक्रिया है कायिक प्रवर्धन कहलाता है, और इस वाले पौधा में फल जल्दी लगेगा, फल का क्वालिटी एकदम वैसा ही होगा जैसे पहले वाले पौधा में था, लेकिन बीज वाला में फल जल्दी नहीं लगेगा, पहला बात। दूसरा, इसका जो फल है, जिस पौधा के बीज से आप इसको बनाए हैं उसके फल से डिफरेंट हो जाएगा, इसका क्वालिटी कम हो जाएगा, लेकिन इसका क्वालिटी कम नहीं होगा। और भी बहुत सारे फायदे हैं, तो आइए समझते हैं। यहाँ पर हम डिटेल में जानते हैं कि क्या लाभ है। पहला, कुछ पौधों के बीजों में नए पौधे उपजाने की क्षमता नहीं होती है, सही बात है। कुछ पौधे ऐसे हैं जिसका जो बीज होता है उसमें नए पौधे को उपजाने की क्षमता नहीं होती है। कायिक प्रवर्धन द्वारा ऐसे पौधों की जातियों को कायम रखा जा सकता है। उसके बीज में नए पौधे को विकसित करने की क्षमता नहीं है, तो हम कायिक प्रवर्धन के हेल्प से क्या कर सकते हैं, उसको बचाए रख सकते हैं। जैसे कि गन्ना है, गन्ना का आपने कभी बीज नहीं देखा होगा, केला का होता है लेकिन नाकाम होता है, उससे आप केला का पौधा नहीं बना सकते हैं। आलू का भी आपने बीज नहीं देखा होगा, आलू जो आप कहते हैं ना, जो खाते हैं वो तना है, याद रखिएगा। बीजहीन अंगूर, कुछ अंगूर ऐसे भी हैं जिसमें बीज नहीं होते हैं, तो अंगूर का भी हम लोग कायिक प्रवर्धन से करते हैं। तो पहला फायदा आपने देख लिया कि जिसके बीज नहीं विकसित होते हैं उसका भी हम लोग बनाए रख सकते हैं। दूसरा क्या है, जिन पौधों के बीज की, है ना,
सुप्तावस्था अधिक लंबी होती हैं। सर सुप्तावस्था का मतलब क्या है? कुछ बीज ऐसे हैं जिससे बहुत दिनों के बाद पौधा का विकास होता है, उसको कहते हैं सुप्तावस्था। उन्हें कायिक प्रवर्धन द्वारा कम समय में ही उगा लिया जाता है। बहुत अब जानिए कि सुप्तावस्था क्या है। तो बहुत से पौधों जैसे कि लिली पौधे की कई प्रजातियों के बीज लंबी अवधि तक निष्क्रिय बने रहते हैं और अंकुरन नहीं होता। उसका जो बीज है कई दिनों तक, ठीक है ना, निष्क्रिय रहता है एंड वो लंबे समय तक उससे बीज अंकुरित नहीं होता है। बीजों की इस अवस्था को सुप्तावस्था या प्रसुप्ति कहते हैं। याद रह जाएगा। अतः लिली को उगाने के लिए वर्धी प्रजनन यानी कि कायिक प्रवर्धन सर्वाधिक उपयोगी है। अब इसके बीज से 6 महीना तो इंतजार नहीं करेंगे कि 6 महीना के बाद बीज होगा। इससे अच्छा क्या होता है कि इसका कायिक प्रवर्धन करवा लेते हैं, तना काट करके रोप देते हैं, तना से क्या हो गया, फिर नया पौधा बन जाता। ओके, समझ में आ गया। आगे अब इसका अगला जो फायदा है वो भी समझ लीजिए। अगला फायदा क्या है? कायिक प्रवर्धन द्वारा जनन जिन संरचना वाले पौधे या जंतु बनाते हैं उन्हें क्लोन कह सकते हैं। जिस भी पौधा या फिर जंतु से करवाते हैं तो वो क्लोन कहलाता है। अतः कायिक प्रवर्धन द्वारा समान गुण वाले जीवों की विशाल आबादी को कायम रखा जा सकता है। जैसे कायिक प्रवर्धन से हमने बोला कि गुण नहीं बदलता है। जिस नींबू के टहनी में आपने कायिक प्रवर्धन करवाया है उसका जो टहनी है एकदम जो नया पौधा होगा सेम टू सेम फल दोनों का एक ही जैसा होगा। ठीक है, आगे समझिएगा। अगला एक चौथा महत्वपूर्ण है, इस विधि द्वारा पौधे की जातियों की शुद्धता को कायम रखा जा सकता है। सही बात है, शुद्धता मतलब वो अगर हम टहनी काट काट के लगाते हैं तो इससे उसमें जो फल आने वाले नए वाले पौधा में जो फल होगा उसमें कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है, सेम टू सेम फल मिलता है। तो शुद्धता बना रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो कायिक प्रवर्धन के हानियां। कायिक प्रवर्धन से खराबी क्या है तो समझिएगा। कायिक प्रवर्धन का क्या खराबी है, इससे क्या हानि हो सकता है। इससे हानि क्या है आपको पता होना चाहिए कि जीवों में विविधता होना काफी जरूरी है। अब विविधता नहीं होगा तो समस्या आ सकता है, उसके पूरे के पूरे वंशज पर समस्या आ सकता है। तो होता क्या है, इसका सबसे बड़ा खराबी क्या है कि कायिक प्रवर्धन जब हम करवाते हैं तो इसमें विविधता नहीं उत्पन्न होता है। जैसा पहले वाला पेड़ था वैसा ही नया पेड़ भी होता है, मतलब हल्का भी डिफरेंस नहीं होता है। तो इसमें विविधता नहीं होता है। विविधता नहीं होने के कारण ये इसके संतति पर खतरा रहता है। कैसे खतरा रहता है वो देखिए। कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में पैतृक लक्षणों का संरक्षण होता है। मतलब उसके पैतृक लक्षण यानी कि जो जिस पौधा से हम कायिक प्रवर्धन करवाते हैं तो उस पौधा का पूरा लक्षण विद्यमान रहता है, परंतु इन पौधों में आनुवंशिक विभिन्नता नहीं होती। आनुवंशिक विभिन्नता नहीं होती, सभी एक जैसे ही होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये कोई पेड़ था आम का, ठीक है, ये आम का बड़ा सा पेड़ था, ठीक है, एंड मान लीजिएगा कि अच्छा है, ये बड़ा सा पेड़ था। अब इसमें क्या हुआ कि इसके 50 टहनी काट करके आपने कायिक प्रवर्धन करवा दिया। 50 टहनी, कितना टहनी? 50 टहनी। तो 50 नए नए क्या हो गए, पौधे बन गए। तो ये जो 50 पौधे हैं ना, इस सभी का गुण इसी के जैसा होगा, मतलब कोई भी विभिन्नता नहीं होगा, सेम टू सेम होगा। ये गलत चीज भी है। क्यों गलत चीज है? क्योंकि देखो विभिन्नता नहीं होती है, जिसके कारण ये पौधे पर्यावरण के उतार चढ़ाव को ठीक से झेल नहीं पाते हैं। कभी गर्मी आ गया, कभी ठंडी आ गया, कभी बहुत ही ज्यादा बारिश वाला समय आ गया, तो ये पर्यावरण में उतार चढ़ाव होता रहता है तो नहीं झेल पाते हैं। अर्थ यह निकला कि ऐसे पौधे में पर्यावरण के साथ अनुकूलित होने की क्षमता कम हो जाती है, मतलब वो पर्यावरण के साथ घुल मिल नहीं पाते हैं, जिसके कारण इसमें बीमारियां लगने, उत्पादन कम होने अथवा इसके मर जाने की संभावनाएं अधिक होती हैं। याद रहेगा। तो हमने देख लिया जो आपके
ये चीजें हैं, मतलब कायिक प्रवर्धन, इसके लाभ क्या है और इसके हानि क्या है। अब एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आइए आज ही दाग देते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण भी है। तो चलिए समझते हैं एनसीईआरटी के कुछ काफी वीवीआई प्रश्न को। एनसीईआरटी का तो एक एक क्वेश्चन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। चलिए सीखते हैं एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण प्रश्न को। क्या है पहला प्रश्न, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। तो पूरा हमने डिटेल में पढ़ा है भाई साहब कि द्विखंडन क्या होता है, बहुखंडन क्या होता है। एक मैं बता ही देता हूं। द्विखंडन में कोई भी जीव दो भागों में बंटता है, जबकि बहुखंडन में कोई भी जीव बहुत सारे भागों में क्या हो जाता है, बंट जाता है। आप अंतर जब लिखने के लिए बोले एग्जाम में ये क्वेश्चन आए, तो जिस तरह से हमने मेहनत करके आपके लिए ये सारणी तैयार किया है, उसी तरह से आप भी इसी सारणी के अकॉर्डिंग एग्जाम में लिखेंगे। ऐसे ही यहाँ पर लिख दीजिएगा उत्तर, उत्तर। इधर लिखा हमने द्विखंडन, इधर बहुखंडन। पहला, इस विधि से एक कोशिका दो अनुजात कोशिकाओं में समान रूप से विभाजित होती है। सही बात है, दो ही कोशिका में समान रूप से विभाजित होता है, जबकि बहुखंडन में एक कोशिका बहुत सी कोशिकाओं में समान रूप कोशिका मतलब जैसा था वैसा ही, ठीक है, में समान रूप से विभाजित होती है। तो इसमें दो, इसमें बहुत सी। दूसरा अंतर, यह सामान्य परिस्थितियों में होता है। किस परिस्थिति में, सामान्य परिस्थिति में। परंतु बहुखंडन विषम परिस्थितियों में के उपरांत होती है, यह सामान्य कंडीशन पर नहीं होता। दूसरा, यह एक तल में होता है, यह विभिन्न तल में होता है। बस ये एक ही तल से टूटता है, ये अलग अलग तल से क्या हो सकता है, टूट सकता है, ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बीजाणु जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है। सही बात है, बीजाणु जनन के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। बीजाणु जनन में क्या होता है कि एक आपके बीजाणु धानी फटते हैं, उससे बहुत सारे बीजाणु निकलते हैं। तो होता यह है कि एक पौधा से बहुत सारे पौधे का निर्माण हो सकता है। तो देखिए इसके फायदे को लिख देंगे आप। बीजाणु जनन एकल जीवों में बहुतायत से पाई जाने वाली अलैंगिक जनन की विधि है। इसके द्वारा एक साथ कई बीजाणु विकसित होते हैं, कई मतलब असंख्य, जो बीजाणु धानी के फटने पर दूर दूर तक उड़कर चले जाते हैं। सही बात है, जब बीजाणु धानी ब्रस्ट करता है ना, तो दूर दूर तक वो चले जाते हैं, वहां से पुनः नए नए जीवों का उत्पन्न करते हैं। वहां पर जाकर के नए नए जीवों को उत्पन्न करते हैं। कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, समझ लेना आप लोग, उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार इन जीवों की आबादी अचानक बढ़ती है, अचानक बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तथा कुछ जीवाणुओं के नष्ट हो जाने पर भी स्पीशीज का अस्तित्व बना रहता है। अब मान लीजिए एक पेड़ था, ठीक है ना, उसमें बीजाणु जनन हुआ, अब 1,00,000 पौधे हो गए, उसमें से अगर 20,000 मर भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, एक से तो डायरेक्ट 70,000 बढ़ गया ना। तो यही सबसे इसका बड़ा फायदा है, याद रहेगा। कैसे लाभान्वित होते हैं, इसका सबसे बड़ा लाभ है कि एक साथ बहुत सारे बच्चों को जन्म देते हैं ये, और उसमें से अगर कुछ मर भी जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और इसका जो संतति है बना रहता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिससे पता चलता हो कि जटिल संरचना वाले जीव पुनरुद्भवन द्वारा नई संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। सही बात है, पुनरुद्भवन के बारे में भी जस्ट बात कर रहे थे कि मनुष्य को अगर टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया जाए तो वो पुनरुद्भवन नहीं कर सकते, मतलब उसके टुकड़े नए जीवों का निर्माण नहीं कर सकते। तो इसका कारण क्या हो सकता है, कारण यहाँ पर पता करना, आपको क्या पता करना है, कारण। तो आइए कारण पता करते हैं। पुनरुद्भवन विशिष्ट कोशिका द्वारा ही संभव है। जटिल संरचना वाले जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिका पाई जाती हैं। सही बात है, हमारे
यहाँ पर कुछ अलग कोशिका है, पेट में कुछ अलग कोशिका है, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो अलग अलग कार्यों के लिए विशिष्ट होती हैं। सही बात है। अब अलग अलग प्रकार की कोशिका है हमारे शरीर के अंदर, तो उसका काम भी अलग है। अगर यहाँ से काट के हटा देंगे तो ऐसा नहीं कि ये मुंडी जो है ना एक नए जीव का जन्म दे देगा। क्यों? क्योंकि इसमें सभी प्रकार की कोशिका नहीं है। ठीक है। इन्हीं कोशिकाओं से ऐसी सॉरी इनकी कोशिकाओं में ऐसी क्षमताएं नहीं पाई जाती हैं कि ये प्राकृतिक दशाओं में विभाजित होकर अलग अलग अंगों की रचना कर सके, नहीं कर सकता है। ठीक है। अगला आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन 4 नंबर, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो अभी जस्ट बताए थे, क्योंकि कुछ पौधे के बीज जो है जनन का क्षमता खो देते हैं, जिस कारण से उसको कायिक प्रवर्धन द्वारा हमें उगाना पड़ता है। तो देखिएगा उत्तर में, क्योंकि ऐसे पौधों में शरीर में वर्धी भाग के माध्यम से नए पौधे उत्पन्न करने की क्षमता होती है। सही बात है। जड़ से, तना से या पत्ती से हम इसके नए पौधों का विकास कर सकते हैं। दूसरा कारण ये भी है, कायिक प्रवर्धन द्वारा विकसित किए गए पौधे में फूल तथा फल शीघ्र आते हैं। बात भी कर रहे थे इसके बारे में कि जल्दी आ जाता है। इसका कारण है कि कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में सभी पैतृक लक्षण पाए जाते हैं। यानी कि जैसा पेड़, अगर मान लीजिए कि आपके पड़ोसी के पास एक आम का पेड़ है जो कि बहुत ही अच्छा फल देता है। क्या देता है? बहुत ही अच्छा फल देता है। आपके पड़ोसी के पास क्या है? एक आम का पेड़ है जो बहुत ही अच्छा फल देता है। आपको लगा कि नहीं, एक ऐसा ही मेरे पास भी पेड़ होता तो मजा आ जाता। आप दुकान से खरीद के लाएंगे, पता नहीं कि वैसा होगा कि नहीं होगा। तो आप एक काम कीजिएगा, इसका जो टहनी निकला होगा, मान लीजिए कि ये टहनी निकला हुआ है, ये आपके पड़ोसी के यहाँ जो एक पेड़ है ना, इसका एक टहनी निकला हुआ है। अब आप क्या कीजिएगा, इस टहनी को यहाँ पर हल्का छील दीजिएगा। छीलना जानते हैं ना? छीलने के बाद आप क्या कीजिएगा, चारों साइड से छील दीजिए। छील देने के बाद यहाँ पर आप गीला मट्टी से इसको क्या कर दीजिए, ऐसे ढक दीजिए। चारों साइड से मोटा करके ढक दीजिए और इसको पन्नी से बांध दीजिए। 15 से 20 दिन के अंदर इसमें जड़ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जड़ आ जाएगा। फिर आप यहाँ से टहनी को काट दीजिए, ये पौधा बन गया। इस पौधा को आप अपने घर में लगा लीजिए। जैसा फल आपके पड़ोसी के पास था, वैसा सेम टू सेम फल आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। क्या समझ में आ गया? वाह। तो ये पैतृक लक्षण पाई जाती हैं, जिसके कारण हम लोग इसका ज्यादा यूज करते हैं। नर्सरी वाले पौधों में भी कुछ इसी तरह का कार्य किया जाता है। ओके। अब आते हैं नेक्स्ट, सबसे लास्ट क्वेश्चन, डीएनए की प्रकृति बनना जनन के लिए आवश्यक क्यों है? डीएनए क्यों होता है? जनन हमारे शरीर के अंदर डीएनए की आवश्यकता क्यों है? तो इसके बारे में हम लोगों ने देखा भी था, अब फिर से देखिए। डीएनए अणु में शरीर की डिजाइन, डीएनए जो अणु होता है ना, उसी में शरीर की डिजाइन का कार्य कार्य मतलब काम करने की जो क्षमता है आदि से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं, जिसके अनुसार शरीर की वृद्धि और उसका विकास होता है। डीएनए की प्रकृति बनने से नई कोशिका में भी एक डीएनए चला जाता है तथा वह पूर्ण जीव के रूप में विकसित हो जाती है अथवा उसके विकास में योगदान दे सकती है। डीएनए के बिना कोशिका जीवित नहीं रह सकती। तो जब हमारे और आपके भी जन्म होते हैं, किसी मनुष्य के बच्चों का भी जन्म होता है, तो उसके माता पिता का जो डीएनए है, कौन चीज डीएनए है, वो बच्चों के शरीर में जाता है। और क्यों जाता है? क्योंकि डीएनए नहीं जाएगा तो डीएनए के बिना तो कोशिका मर ही जाएगा। कोशिका मर जाएगा, पहला ये। दूसरा, आपके माता पिता का डीएनए ही आपके शरीर में आता है। यही कारण है कि आपका जो शरीर है उसका डिजाइन, रंग, रूप, आवाज, काम करने की शैली कुछ आपके माता पिता से मिलते हैं। किसके कारण? तो डीएनए के कारण। ओके। तो ये जरूरी है डीएनए का होना। नहीं रहेगी तो भाई साहब कोशिका ही मर जाएगा, कोशिका जीवित नहीं रहेगी, और कोशिका जीवित नहीं रहेगी तो फिर बच्चे कहाँ से जीवित रह पाएंगे। तो ये था आज का महत्वपूर्ण क्लास जो हमने अभी तक कंप्लीट किया।
एलजीआर स्टडी अब जितने भी साथी डाउनलोड नहीं किए हैं जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें आपको सभी विषय का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट, मॉडल पेपर, क्लास नोट और ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल ही फ्री में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर आपका कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट में लिख दीजिए। थैंक यू सो मच आप सभी को सेशन में लास्ट तक बने रहने के लिए। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और एलजीआर स्टडी देखते रहिए। जितने भी लोग एलजीआर स्टडी अब डाउनलोड नहीं किए कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। गुड बाय, मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में।